रवि श्रीवास्तव सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। और हम देख रहे हैं कि अगले 8 तारीख को, 8 नवंबर को नोटबंदी के 5 साल होने वाले हैं। हाँ। इन 5 सालों में इतना कुछ हुआ कि एक तरीके से अगर हम देखें तो याद में रखना मुश्किल है कि कितने बार कितने तरीके से और कितने तरफ से लोगों के ऊपर चोट पड़ा। लेकिन फिर भी लॉकडाउन और नोटबंदी और जीएसटी इन सब का एक प्रभाव देश के जनता के ऊपर और असंगठित क्षेत्रों के ऊपर काफी रहा है। हम इसी के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो पहला सवाल यही है कि असंगठित क्षेत्र पे नोटबंदी का तात्कालिक प्रभाव क्या रहा? उसका जो कुल मिला के जो प्रभाव पड़ा, वो अनौपचारिक क्षेत्र को संकुचित करने पर, अनौपचारिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं, और धंधे को बड़े उद्योगों की ओर, बड़े निकायों की ओर ढकेलना, फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इन सब कदमों के ये तो एक तरीके से आय को और उत्पादन को नीतिगत तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको पुनः वितरित करना, जो बड़े निकाय, बड़े पूंजीपति हैं उनकी ओर। और हम उसका प्रभाव पिछले 5 वर्षों में बराबर देख रहे हैं। अगर हम देखें तो जो ये क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र जो है, उसमें काम करने वाले हैं, उन पर तत्कालिक प्रभाव भी पड़ा है, उन पर मध्यकालीन प्रभाव भी पड़ा है। तत्कालीन प्रभाव से मेरा मतलब ये है कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए जो मजदूरी और रोजगार पर प्रभाव पड़ा, और उसके बाद वो प्रभाव अपना दिखाई नहीं देता अर्थव्यवस्था में। हालाँकि कुल आंकड़ों में दिखाई पड़ता है, उसके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन निकायों पर जो प्रभाव पड़ा है, वो एक तरीके का सेमी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ा। वो निकाय बंद हो गए या धंधे के बाहर चली गई, दोबारा उनका आना संभव नहीं हुआ। कुछ बहुत छोटे उद्योग हैं या बहुत छोटे एक तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग है, वो किसी-किसी परिस्थिति में वापस लौटा, लेकिन वो नुकसान उठा के वापस लौटा। आजीविका का नुकसान उसे हुआ, उसको व्यापार का नुकसान हुआ। ये परिस्थितियाँ डिमोनेटाइजेशन ने व्यापक तौर पर निर्मित की, और हम देखते हैं कि 17-18 में अगर हम 11-12 से तुलना करें, तो कुल रोजगार पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, और खास तौर से जो अनौपचारिक क्षेत्र है, उसके ऊपर हम प्रभाव सीधे तौर से देखते हैं। 17-18 के बाद 18-19 तक ये प्रभाव हम देखते हैं कि बना रहा है। 19-20 में ये प्रभाव कम होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो एकाएक 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन लागू किया गया, फिर उसका प्रभाव तो मतलब बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि सरकार की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम लॉन्च किया गया, तो जिसमें छोटे व्यापारी और लघु उद्योग को इंसेंटिवाइज किया गया, तो इस चीज को क्या हम नहीं देखेंगे कि ये इनफॉर्मल सेक्टर के बेहतरी के लिए और उसके रिकवरी के लिए एक अच्छा कदम है? आत्मनिर्भर भारत का जो प्रमुख स्तंभ है, वो पीएलआई स्कीम है। और पीएलआई स्कीम जिसके माध्यम से कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जो निर्यातोन्मुख क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट्स और बहुत सारे क्षेत्रों को धीरे-धीरे उसमें लाया गया है। अगर आप पीएलआई की स्कीम को देखें, तो ये बहुत बड़े निकायों के लिए और व्यापारियों के लिए, क्योंकि उसमें एक जो निचली सीमा पूंजी की है, वो इतनी ज्यादा है कि उसमें छोटे निकाय और मध्यम निकाय आते ही नहीं। वो बहुत बड़े निकायों के लिए पीएलआई, उनका फायदा वो उठा सकती हैं, चाहे गारमेंट्स में हो, या टेक्सटाइल में हो, या किसी और क्षेत्र में हो जिसमें पीएलआई को अब लागू किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत में भी, और जिनमें लाखों करोड़ जो खर्च किया गया है, वो मुख्य रूप से बड़े निकायों को इंसेंटिवाइज करने के लिए खर्च किया गया है। जो मुद्रा स्कीम या इस तरह की स्कीम्स लागू की गई हैं छोटी निकायों के लिए और मध्यम निकायों के लिए, उनका फायदा भी इन निकायों में जो थोड़ा बड़े हैं, जिनको लेट्स से 5 करोड़ से ज्यादा की जिनकी पूंजी लगी है, उनको थोड़ा ज्यादा लाभ होने की संभावना है।
जो सबसे ज़्यादा छोटे निकाय हैं, उनकी अगर आप देखें तो मुद्रा स्कीम वगैरह के बावजूद भी उनमें कर्जे का अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ नहीं पाया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ नहीं पाया और उनमें उनमें कभी भी पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं आती है। लेकिन जितने निकाय बंद हुए हैं, जितना उनको नुकसान हुआ है इस अवधि में, उसकी भरपाई किसी भी तरह से सरकारी स्कीमों में नहीं हुई है। तो ये जो पूरी एक तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की, वो भी एक्चुअली अर्थव्यवस्था को जो बड़े संपत्ति धारक हैं, उनकी ओर ले जा रही है, उनको इंसेंटिवाइज़ ज़्यादा कर रही है, छोटे निकायों को बहुत कम कर रही है। रवि श्रीवास्तव सर, एक्चुअली हमारा तीसरा क्वेश्चन सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि पिछले 5 साल में जो भी आर्थिक नीतियां हुई आई हैं, और खास करके लॉकडाउन के वक्त, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन एक क्रम में हुई, और खास करके लॉकडाउन के वक्त जिस तरीके से छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी के ऊपर चोट पड़ी और एक डिजिटल मीडियम की तरफ चीजें गई, ऑनलाइन की तरफ, तो ये हम अगर ये सवाल करें कि बड़े उद्योग और छोटे उद्योग पिछले जो ये जो क्रम रही है, इसमें किस तरीके का मुकाबला हो पाया है इन दोनों के बीच, मतलब सरकारी के अर्थनीति के, मतलब और थोड़ा अगर विस्तार में बता पाए। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि पूरी की पूरी जो नीतियों को झुकाव है, वो बड़े उद्योगों की ओर, बड़े उद्योगपतियों की ओर रहा है। चाहे वो निजीकरण के माध्यम से हो या वो उन नीतियों के माध्यम से हो जिन्होंने मांग को ढकेला है बड़े व्यापारियों की ओर और बड़े पूंजीपतियों की ओर। तो कुल मिला के, जिसको मैंने पहले भी फोर्स फॉर्मलाइजेशन कहा, ये इस नीति को सरकार ने अपनाया है और उसके अलावा भी पूरी जो नीति रणनीति रही है सरकार की, वो अर्थव्यवस्था में जो बड़े निकाय और बड़े उद्योगपति हैं, उनको इंसेंटिवाइज करना है और उनमें कुछ उद्योगपतियों को ज़्यादा लाभ हुआ है, जिनकी ओर सरकार का झुकाव ज़्यादा रहा है और उन्होंने जो वाइटल कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स जिनको हम कहेंगे, ट्रांसपोर्ट के, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और उसके अलावा खदान और उन पर जो है उनको पहले भी काबिज थे, लेकिन उनके उनके कब्जे को बहुत सरकार ने मजबूत किया है इस अवधि में। तो सरकार की इनकी पूरी नीति एक्चुअली अगर आप देखें तो नियोजित ढंग से उसने ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ की 97-98% जो उपक्रम हैं उनमें 5 से कम लोग काम करते हैं, जहाँ की अनौपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, सतत रूप से, सस्टेनेबल रूप से बढ़ सकती है और जो गरीबी है वो कम हो सकती है। सरकार ने जो नीति अपनाई वो ये थी कि बड़े उद्योगपतियों को अगर हम इनको इंसेंटिवाइज करेंगे तो जो जो पहले की एक समझ थी जिसको ट्रिकल डाउन कहते हैं, उस ट्रिकल डाउन के अनुसार अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी और अगर अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी तो जो वर्ग 90%, 95% जो एक तरीके से जिनकी आमदनियां कम हुई हैं, जिनका रोजगार कम हुआ है, उनका रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन ट्रिकल डाउन ऐसी अवस्था में जब अर्थव्यवस्था ऋणात्मक समृद्धि की ओर जा रही हो, बराबर पिछले 17-18 के बाद से जो सरकारी आंकड़े हैं जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो खुद भी दिखाते हैं कि कोविड के पहले भी, पैंडेमिक के पहले ही अर्थव्यवस्था की समृद्धि की दर में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी और वो गिरावट का क्रम जो है वो इस पैंडेमिक की अवधि में बढ़ा है। अभी 21-22 में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी होगी, लेकिन 22 में भी हम उसी अवस्था में पहुंचेंगे जिस अवस्था में हम लॉकडाउन के पहले थे। तो 2 साल को तो आप पूरा राइट ऑफ कर दीजिए। उसके पहले 3 साल अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि थी वो घट रही थी। तो अगर हम पिछले 5 साल का अगर हम औसत देखें तो वो नगण्य रहा है, चाहे हम किसी भी स्केल पर उसको देखें। तो अर्थव्यवस्था जब घट रही है और घटती अर्थव्यवस्था में आमदनियों को और संपत्ति को रिडिस्ट्रीब्यूट
नीतियां कर रही हैं बड़े उद्यमियों की ओर, बड़े घरानों की ओर, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में तो, ऐसी अवस्था में तो रोजगार, गरीबों के रोजगार पर, गरीबी पर केवल आघात ही पड़ सकता है। आप जैसे बीच में जिक्र किया था मुद्रा स्कीम का, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस स्कीम के बारे में बहुत कुछ बोली गई, और एक तरीके से इसके अराउंड काफी सेलिब्रेशन भी हुई कि इसके चलते काफी फायदे पहुंचे हैं लघु उद्योग में और छोटे व्यापारियों में। तो मुद्रा स्कीम के माध्यम से सरकार ने खासतौर से लॉकडाउन के पहले 2-3 वर्षों में क्रेडिट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो मुद्रा स्कीम के जो मूल्यांकन है वो दिखाते हैं कि जो औसत क्रेडिट अपटेक था वो बहुत कम था। इतना कम था कि उसमें नई नई पूंजी खड़ी नहीं हो सकती थी, नए उद्योग खड़े नहीं हो सकते थे। मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की जो भरपाई है वो मुख्य रूप से वो हो सकती थी। तो मुद्रा आयोग ने जो थोड़ी बहुत समृद्धि करने की कोशिश की क्रेडिट में, क्रेडिट के अपटेक में, वो पर्याप्त नहीं हुई, और उसके लिए बहुत संस्थागत कदम उठाने पड़ेंगे आरबीआई को धीरे धीरे, कि जो सेक्टर फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अपटेक से करीब करीब बाहर हो गया है और जिसका प्रोपोर्शनेटली डिक्लाइन हो रहा है क्रेडिट अपटेक में, उसको क्रमशः कैसे बढ़ाया जाए। एकाएक उसको बैंक्स को लोन मेरी लगा के उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो कर्ज का बोझ सिर्फ बढ़ता है उन छोटे देनदारों पर। और वो भी हम देख रहे हैं कि एक्चुअली मुद्रा स्कीम में जो लोन्स हैं उनकी अदायगी नहीं हो पा रही है। सरकार का एक और दावा रहा है नोटबंदी के मुद्दे को लेकर कि इसके चलते कई सारा कारोबार औपचारिक क्षेत्र में के दायरे में आ गई है और इसका फायदा है। एक लंबे अवसर से अगर हम देखें तो देश को इसका फायदा मिलेगा। इस तरीके के दावे को हम कैसे आप देख सकते हैं? देखिए, औपचारिकरण अपने में अच्छा है। अगर अगर हम जो, अब देखिए पहले तो ये समझिए कि जो अनौपचारिक क्षेत्र हमारा है उसमें दो तरह के एंटिटीज, कई तरह की एंटिटीज हैं, लेकिन मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ लोग तो वो हैं थोड़े से जो कि बेसिकली जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको इवेड करके अनौपचारिक क्षेत्र में बने हुए हैं, जो कर नहीं दे रहे हैं या जिन्होंने अपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है, कई कंपनियों के रूप में रजिस्टर कर लिया है, ऐसे ऐसी एंटिटीज हैं। इन एंटिटीज को कर के दायरे में लाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना एक अच्छी बात है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र का जो व्यापक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वो छोटे उद्यमियों का हिस्सा है, जिनको आप एकाएक औपचारिक क्षेत्र में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनका कारोबार जो है उसका चरित्र अलग है। तो उनको अगर उनको जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी ने बढ़ावा दिया औपचारिक क्षेत्र को। जो सप्लाई चेन में के अंत में जो छोटे उद्यमी थे उनको उन्होंने उस सप्लाई चेन के बाहर कर दिया। तो उसको बाहर करने से उद्यमी तो लागत नहीं उठा सकते हैं औपचारिक क्षेत्र में एकाएक आने की, जो छोटे उद्यमी हैं, तो उनको तो नुकसान ही है, और नुकसान वो उठा रहे हैं। तो जो 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 जिस मैंने जिक्र किया जिस फ्रेज का, फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन, जबरदस्ती अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण करना, वो जो कोशिश है वो उससे जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ग है, उनको बहुत नुकसान हुआ है। और ये समझ, फोर्स फॉर्मलाइजेशन को लाने की समझ, आप आईएलओ के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो ये फोर्स फॉर्मलाइजेशन के कहीं भी नीतिगत तौर से कहीं भी इसका समर्थन नहीं होता है। भारत में इसका कदम उठाया गया और भारत में जानबूझ के ये कदम उठाए गए बड़े उद्यमियों को फायदा उठाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये नीतियां कभी भी सतत समृद्धि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं ला सकती हैं। तो हमको जो एक तरीके का जो रिटोरिक है, उस रिटोरिक को अलग करके जो सार है अर्थव्यवस्था का, उसको समझना होगा, और उस सार ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है
हमारी जो बहुसंख्यक मेहनतकश लोग हैं उनको, जिनमें छोटे उद्यमी भी शामिल हैं, उसको समझना होगा। इस समय जो एक बड़ी खाई है एक तरीके से, वो ये कि क्योंकि रिटोरिक मेजॉरिटेरियन है, एक वर्ग को उकसाने की रिटोरिक है, बढ़ाने की रिटोरिक है, इसलिए खासतौर से जो मेहनतकश लोग हैं वो आमतौर से भी सीधे तौर से अपनी अपनी परिस्थितियों को नीतियों से नहीं जोड़ पाते हैं, नीतिगत नीतियों से नहीं जोड़ पाते हैं, सफाई नीतियों। वो ये समझते हैं कि ये परिस्थितियों की देन है, आज हमारी आमदनी कम हो रही है, रोजगार कम हो रही है, और राजनीतिक वर्ग उसका फायदा भी उठाता है ये कहने के लिए कि अरे डिमोनेटाइजेशन का तो कोई असर नहीं हुआ, अरे देखिए तो हम तो लॉकडाउन के बाद भी फलानी जगह पर इलेक्शन जीत गए। तो ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटना जरूरी है, जिसमें आमतौर से लोग समझ पाएं कि नीतियां उनको कहाँ ढकेल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू।